ईद की खसूसी नशरियात में फिर से खुशामदीद। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं जिसमें मिठाई भी शामिल है, सेवैयाँ भी शामिल हैं और पता नहीं क्या क्या खुशियाँ हैं। क्यों युसरा? बिल्कुल सर, क्या खुशियाँ हैं? खुशियाँ सर, खीर भी शामिल है, सेवैयाँ भी शामिल है और ख़ासकर ख़वातीन की मेकअप, चूड़ियाँ, कपड़े, ये तो मेरे ख्याल में ईद का मेन हुस्न यही होता है। ईदी आप भूल गई। ईदी भी शामिल है। असल तो वो सारी सर मैं रौनक अब जो आपसे है, लेके जाऊँ। सारी रौनक ईदी से है और उम्मीद है कि पहले दिन आपने अच्छी ईदी इकट्ठी की होगी, बल्कि लूटी होगी और आज भी जो है वो अच्छी तवक्कुआत होंगी कि शाम तक जो है अच्छा काम होगा। बड़ों से ये गुजारिश है कि अपनी जेबों को ढीला करें और बच्चों से ये हौसला दिया जा रहा है कि वो हिम्मत से काम लें, हिम्मत से पूरा काम लें, दिन हिम्मत बाकी बिल्कुल नहीं छोड़नी, तो मेरे ख्याल में ईदी काफ़ी सारी कलेक्ट हो इकट्ठी हो जाएगी। जाएगी। आपके साथ हम मौजूद हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं। आपको उनका तारुफ भी करवा दें, फिर उनको भी हम गुफ्तगू में शरीक करते हैं। पहले मेहमान मौजूद हैं हैदर अली साहब, आप SSP ऑपरेशन हैं। बहुत शुक्रिया साहब। आपकी ईद कैसी गुजर रही? थैंक यू बुखारी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और इस प्लेटफॉर्म का जिन्होंने इनवाइट किया और ईद की खुशियों में हमें भी शामिल किया। बाकी ईद हमारी यूनिफॉर्म में आवाम के साथ गुजरती है और उनको एक फ़ायदा तो है जी कि ईद के कपड़े नहीं बनवाने पड़ते। बिल्कुल ऐसे बाकियों को तो सबको फिक्र होती है ना कि ईद आ रही है जी, क्या करे जी, फिर दर्जी लिफ्ट नहीं करवा रहा जी, फिर दर्जी ने कपड़े सही नहीं सिए और जो है वो उल्टा सीधा सी दिया है, कलर पसंद नहीं आया। आपके लिए तो ये आसानी है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमें टेंशन नहीं होती। एक है 3-4 वर्दियाँ सिली होती हैं और वो हम जो है बस अभी इस पे मजीद भी बात करते हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ रेहान खोखर साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हज हैं और इस खित्ते का बड़ा अहम अच्छा नाम। रेहान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया और ईद की बहुत मुबारकबाद। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल किया। तीसरे मेहमान ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के। ख्वाजा साहब, आपका शुक्रिया। आपसे पूछेंगे कि आखिर हम लोग जिस तरह ईद गुजारते हैं, वकीलों की ईद कैसे गुजरती है? वो है कानूनी ईद होती है या कोई गैर कानूनी ईद होती है? ये वैसे पहला ही मौका होता है कि हम कानूनी तरीके से गैर कानूनी बना रहे होते हैं। अच्छा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बुलाया जी। वैसे से बुकला के लिए एक बड़ा रास होता है कि हम इन दिनों में, जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म में, लेकिन हमें जो है ये टेंशन रहती है कि हमें दर्जियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अपने यूनिफॉर्म से हटकर सूट सिलवाने पड़ते हैं। चले खैर, अल्लाह ताला हिम्मत रखे और आपकी जो है इस्तकामत में इजाफा करे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, बेगम के कपड़े बनवाने हैं, तो एक जोड़ा अपना ही सही कोई और नहीं। उससे तो नहीं बचा जा सकता। नहीं, उससे तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो उनकी फिक्र करनी पड़ती है और बेगम की बच्चों से ज़्यादा करनी पड़ती है। तो घर खुश रखेंगे तो आगे सही रहेंगे। ये अच्छे अच्छे नुस्खे आपने मजीद भी बताने हैं, सारे लोगों की रहनुमाई करनी है ताकि जो है वो घर इसी तरह बसे हंसते बसते रहें और आगे चलते रहें। तो आपसे मजीद नुस्खे भी पूछेंगे, वो कुछ और नुस्खे भी बताइएगा कि ईदी जो है वो बच्चों को कि जिस तरह आप। सर वैसे इनसे ये वाला नुस्खा पूछना चाहिए कि दर्जी से कपड़े कैसे सिलवाने चाहिए। वो तो क्योंकि वकीलों के मेरे ख्याल में कपड़े बहुत जल्दी आसान नुस्खा है कि वकील जाए या पुलिस वाला जाए, यूनिफॉर्म पहन के जाए बेहतर सिल जाएंगे। आपका हैदर भाई किस इलाके से ताल्लुक? मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। सरगोदा से। अच्छा, सरगोदा की तहसील है साहिबा। अच्छा, तो क्या सरगोदा की क्या चीज़ मशहूर है? सिट्रस सिटी है, किन्नू, माल्टे, तो हाँ से कमाल ऐसे ही वो बल्कि बहुत फेमस है वहाँ। रेड ब्लड जो है वो सिट्रस, वो देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त ऐसे ही है ना। लेकिन ये है कि माल्टे की मुख्तलिफ इक़साम है किन्नू की, और उस लिहाज से आपको कुछ दोस्तों को गिफ्ट भेजना हो, जैसे हम मुल्तान वालों के लिए बड़ा आसान काम है कि जिसको हलवा भेज दिया, आम भेज दिए, तो क्या भेजते हैं? माल्टे भेजते हैं। तो जब माल्टे का सीज़न नहीं होता तो फिर दुआएं। ऐसे फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ कौन सा सीज़न चल रहा है, फिर उसकी एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जैसे मुल्तान से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंगो फिर एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। ऐसे है। रेहान भाई, आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है, क्या मसरूफियात होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब, जैसे ईद का पहला दिन तो यही होता है कि जो एक बचपन की ईदें होती थी, ईद लेते हुए गुजरते थे, और वो हमारी जो ईदी होती थी, जो हमारे बड़े हमें ईद देते थे, अब खुद बड़े हो गए तो अब ईद देते गुजर जाती है। और ख़ास तौर पर जो पहला जो दिन होता है ईद का, यकीनन कि बड़ा इंसान जो मिस करता है उन लोगों को जो जुदा हो जाते हैं इंसान से, मोहब्बत रखने वाले, प्यार करने वाले, यकीनन उनको बड़ा याद करते हुए गुजरता है। और
डेफिनेटली ये कुछ होता है कि नमाज़ पढ़ के सब दोस्त बाप जो जिन रिश्तेदारों से जिन दोस्तों से बहुत अच्छे से मुलाकात नहीं हुई होती, डेफिनेटली ईद एक अच्छा मौका फराहम करती है, उन सब लोगों से मुलाकात होती है। डेफिनेटली एक हमारे इस्लाम में ये जो दो चीज़ें हैं, ईद अल फितर और ईद अल अज़हा, यकीनन कि एक हमारी सोशल गैदरिंग, सोशल वेलबींग, ख़ासतौर पर जो ईद का पहला दिन होता है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो जैसे मुल्तान में एक हमदर्द हाउस एक बना हुआ है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो वहाँ पर यतीम बच्चों को पाला जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, तो कोशिश होती है कि उन बच्चों के पास जाकर जो जिनकी कुछ इस टाइम उनके पेरेंट नहीं हैं, या इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ भी कुछ वक्त गुजरे। और वैसे भी कहा जाता है ना कि मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए तो हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन कोई गुनाह ना हो उससे। तो ईद डेफिनेटली एक खुशियों का एक त्यौहार है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये बुनियादी तौर पर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और ख़ास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जो यतीम बच्चों का या ओल्ड एज होम, अगर आप वहाँ चक्कर लगाते हैं और उन लोगों को खुशियों में शरीक करते हैं, तो आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। ये तो बड़ा अच्छा आप करते हैं। ये ख्वाजा साहब, ये जो फिर ईद के जो 2-3 दिन हैं, ये घर में ज़ाब्ता फौजदारी के तनाजुर में गुजारते हैं या इससे बाहर कोई मामला? ये फैमिली डेज ही होते हैं और इसमें सारा होम मिनिस्ट्री ही काम कर रही होती है। अच्छा। उसमें तो ना ही ज़ाब्ता फौजदारी और ना ही ज़ाब्ता जो नहीं जाता। अच्छा, ईद का दिन तो सर इसी तरह होता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे जो है फर्स्ट डे जो है वो मेरा अपने बड़े भाई और तो घर में जस्टिस कौन होता है? बेगम साहबा हैं या? तो आपको भी अंडरस्टूड है कि वही होती है। हम तो सिर्फ अपनी पिटीशन दायर कर रहे होते हैं, फैसला तो जस्टिस से कर रहा होता है। तो ऐसा भी होता है कि भी वकील साहब आ जाए आज किचन में, आपने बड़ी अय्याशी कर ली है, वैसे इस इधर आके मामले नजर में कुछ मैं और। बड़ा हूँ कि मुझे कुछ पकाना वगैरह नहीं आता, इसलिए मैं बच जाता हूँ। अच्छा, ये सारे मर्दों ने अच्छा बहाना ढूंढा, मुझे आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? कभी जिस दिन आ ट्राई गया किया तो फिर है वो कि किचन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कभी ट्राई किया है कि मैं आज अपनी फैमिली को कुछ बना के खिलाऊं और उसके बाद वो ख़राब हो गया हो? नहीं जो साहिबा, इस तरह है कि मैं घर में सबसे छोटा हुआ था, तो लाडला था, तो मुझसे ना ही कभी वालिदैन ने काम लिया इस हवाले से, ना ही कभी बहन भाइयों ने। तो इसलिए मैं अब भी, आज भी ईद का जो पहला दिन होता है वो अपने बहन भाइयों के घर जाता हूँ, वही पकाते हैं, वही खिलाते सर, अच्छा, हैं। मैं बल्कि जाके ईदी भी ले आता हूँ उनसे। अच्छा, और उनके अच्छा, अभी ईदी मिलती है? जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है मैं जितनी भी ईदी तकसीम कर लूँ तो, लेकिन मेरी दिल में ख्वाहिश रहती है कि मुझे कोई ईदी देने वाला हो, और फिर मैं अपने भाइयों और बहनों जो है वो मुझे ईद लाजमी देते हैं, और मैं उनके बच्चों को देता हूँ कि वो मुझसे छोटे हैं। तो ये बड़ा एक प्यारा सा इवेंट होता है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं बड़ा ना बनूँ इस मामले में, छोटा बन के फ़ायदे हो जाते हैं। आपको ईदी मिलती है कहीं से? जी डेफिनेटली जो बुजुर्ग रह गए हैं वो देते हैं? तो डेफिनेटली वो ईदी देते हैं। अच्छा, ये जब भी ईदी का जिक्र आता है ना, हम बुजुर्गों की तरफ रेफर कर देते हैं, तो ईदी तो कहीं से भी ली जा सकती है। ठीक है। Exactly, exactly. हाँ, तो वो रास्ते ढूंढ के रखे ना ईदी का। Exactly. हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्गों से, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। तो आपने नहीं, ढूंढ के अच्छा, रखे हुए हैं। ऐसे ही। कहाँ से मिलती है ईदी? पेरेंट्स देते हैं, पेरेंट्स से? वो उन्होंने अपनी जो है अभी तक नहीं छोड़ी रीत जो है। इसी तरह हैं, बड़े हैं, मामू हो गए और अंकल हो गए, देते हैं। अच्छा, हाँ, उनके लिए अब हम अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैसेजेस आपको ईद के बेताशा आते होंगे? बिल्कुल मुबारकबाद। बिल्कुल। सबको देखते हैं, सबको देखते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं? कोशिश करते हैं कि सबको रिस्पॉन्स करें। अच्छा, तो उसमें ज़्यादातर फॉरवर्डेड होते हैं या खुद हाथ से लिखे हुए भी होते हैं? ज़्यादातर फॉरवर्डेड होते हैं। ये बड़ा एलिमेंट ये बहुत बड़ा मसला बन गया। अब मैं डायरेक्टर हज हूँ, और हर साल कोई 25-30 हज़ार लोगों को भेजता हूँ। अच्छा, मैं फिर हर आदमी हज क्यों ना अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा रिलीजियस एलिमेंट होता है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि इनको जितना मैं हेल्प आउट कर सकूँ सऊदी अरब में या पाकिस्तान में, कहीं भी इनको मसला हो तो मुझसे रब्ता कर लें। अब वो मैं तकरीबन अभी तक लाखों लोगों को हज पे भेज चुका हूँ, और फिर वो लाखों लोगों के पास मेरा नंबर है। अच्छा, नंबर मेरा वही एक ही है। अब वो ये होता है कि लोग कर्टसी में, मैं जब सुबह को उठता हूँ ना, यकीन करें कि मुझे 1000 से ज़्यादा एक फॉरवर्डिंग मैसेज आए होते हैं, और यकीन करें बाद आदमी तंग आ जाता है कि ये क्या जो इम्पोर्टेंट मैसेज तो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं वो मिस हो जाते हैं। बाकी एक कितना खूबसूरत वक्त था वो, हमारे जवानी का या हमारे बचपन का, हमारे स्कूल कॉलेज की लाइफ जब थी, ईद कार्ड बाकायदा प्रिंट होते थे। मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ एक स्टूडेंट, एक हमारी एक ग्रुप था, उसको लीड करता था, तो 400-500 उस पर कार्ड प्रिंट करवाते थे, सबको भेजे जाते थे, बड़ा एक इत्मीनान होता था।
और अब तो खैर हर जगह व्हाट्सएप आ गया, वो चीज़ें सारी रिप्लेस हो गई, बट वो जो वक्त गुजरा हुआ वक्त था, स्पेशल जो है वो स्टॉल लगते थे ईद कार्ड्स के, दुकानें होती थी और वहाँ पर जो है ईद कार्ड पे जो प्रिंट होता था वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उस पर जो 2-4 फिक्रे तो महदूद ही लिखते थे ना जी, उनकी जो कदर कीमत है वो पढ़ने वाले के लिए भी अलग है और लिखने वाले के लिए भी अलग है। एक वक्फा ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और इस ईद पे बहुत खुशियाँ हैं। इर्द गिर्द आप महसूस करें तो आपको खुशियाँ खुशियाँ नज़र आएंगी। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। अगर आपके पास वसाइल की कमी है तो जो दस्तियाब है, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल पर बच्चों को बिठाएं और निकल पड़े, एंजॉय करें, शहर में घूमें फिरें, उनकी अगर कुछ ईदी इकट्ठी हुई है तो उससे उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। और जो है अगर आप जो घर में खाना दोपहर का खाना है उसको आप साथ उठाएं, एक चादर साथ उठाएं और किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाएं और वहाँ जाके इसको सेलिब्रेट करें। अच्छा ऐसा साहब, अभी डिस्कस कर रहे थे, रेहान खोकर साहब, ईद कार्ड का जिक्र आया, आपने वो दौर देखा है ईद कार्ड वाला? बड़ी अहम बात की और मैं लकी हूँ उस सेंस में कि मैंने वो दौर देखा हुआ है। उसमें जो है खलूस होता था, एफर्ट लगती थी, ठीक है ना, और उसी वो ईद मुबारक का मज़ा था। अब तो जिस तरह आपने कहा वो फॉरवर्डेड मैसेज मेजॉरिटी आपने, तो वो कहीं ना कहीं खलूस आपको इन ईदों में मिसिंग नज़र आता है जब मैसेज की बात की जाए या ईद के मुबारक के जो इस तरह के इमोट्स होते हैं। वो ईद कार्ड जिनको मौसूल होते थे वो उनको संभाल कर भी रखते थे, हालांकि उसमें 2 फिक्रे लिखे होते थे, लेकिन वो उसमें एक चाशनी होती थी, एक मोहब्बत होती थी, जिसकी वजह से उसको संभाल के रखते थे लोग ना, ईद कार्ड तवील अरसा संभाल के रखते थे। और हम बचपन में थे, कई ईदों में ईद कार्डों में ईदी भी आती थी। अच्छा ये अच्छा एलिमेंट जी। आपने खोकर साहब को संभाल के रखे हुए ईद कार्ड? जो कुछ ऐसे लोगों से आ जाते थे डेफिनेटली जिनको संभाल के रखने का दिल करता था, संभाल के रखते थे। कुछ छुपा के भी रखे? ऐसा भी क्यों जी भट्ट साहब, आपने तो यकीनन छुपा के रखे होंगे अपने दौर में। तो ऐसे कोई मैसेजेस भी मौसूल होते हैं जिन्हें छुपा के रखना हो या फौरी डिलीट करना पड़े? दोनों चीजें होती है, छुपा के भी रखा जाता है, कुछ को डिलीट की भी डिलीट भी ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है ना जी उनका। हाँ बिल्कुल। जो आपके जो वर्डिंग है, जो आपके किसी भी दोस्त की तरफ से आपको एक रेफरेंस आ रहा है और उसमें एक उसकी मोहब्बत जो है वो उमड़ती हुई नजर आ रही है। खोकर साहब के पास हजारों मैसेजेस मौसूल होते हैं, ठीक है ना, इनमें से वो छुपा के रखने वाला एक आ जाए तो वो हजारों और भारी होगा। इसलिए वो दुख भी उसी को होता है कि वो ना रह जाए अब ज्यादा मैसेज। अच्छा, तो कैसी बचपन की ईद कैसी गुजरी है आपके साथ? बहुत अच्छी यादें हैं। सरगोदा में गुजरी? जी सरगोदा। मेरे बेसिकली वालिद साहब जो थे वो सर्विस में थे, तो उनकी जो है पोस्टिंग होती रहती थी, कभी वाह में, कभी मुल्तान में, कभी कराची में। तो मोस्टली जो ईदें हैं वो फिर घूमते फिरते गुजरती थी, या कभी जो है सरगोदा आ जाना, लेकिन कोशिश होती थी कि ईदें जो है सरगोदा में गुजरे, फैमिली हो, कजन्स हों, सारे इकट्ठे हों, बड़ा एंजॉय करते थे। तो बचपन के दोस्तों से अब भी रब्ता होता है? जी बिल्कुल है। उसी तरह इकट्ठे होते हैं कभी कभी? मैं तो कहूँगा जो बचपन की या जो शुरू की दोस्ती होती हैं, खासकर जो कॉलेज लाइफ की, वही एक्चुअल दोस्ती होती है जो चलती हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी हूँ कि बड़े अच्छे दोस्त हैं जो अब दोस्ती अभी तक चलती आ रही है हमारी। और उसे सींचना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है और उसी में आप चेरिश करते हैं। हाँ, उसका मुतबादिल कुछ भी नहीं। अच्छा, आप किसी भी शख्स से 2 दिन में तो फ्रैंक नहीं हो सकते ना, मुमकिन भी नहीं है। आप इस फॉर्मेलिटी को तोड़ने में भी बरस लगते हैं, ठीक है ना जी। तो हैदर साहब ने जो बात की ना, डेफिनेटली वो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ की जो दोस्ती होती थी ना, उस वक्त हम कुछ नहीं थे, और उस पर कोई करीब आ रहा था या वो आ रहा था, वो एक माइंड सेट की बेस पे या ऐसी हमारे अंदर कुछ अट्रैक्शन होती थी। वो जो सेम थॉट के जो लोग होते थे, सेम माइंड सेट के, तो वो दोस्त बनते थे। उस पर किसी से ये नहीं होता था कि मैंने ये बेनिफिट लेना है, ये लेना। लेकिन आजकल जो होता है, आजकल प्रैक्टिकली प्रोफेशनल डीलिंग ज़्यादा होती हैं। एक बंदा आपके पास आ रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहा है, डेफिनेटली वो देखना होता है कि इस टाइम इसने क्या बेनिफिट लेना है, इससे क्या बेनिफिट लेना है, तो डेफिनेटली वो जो एक अच्छा मिलने मिलाने के अंदर भी जो है बहुत सारे ऐसे मामलात आ गए हैं जिनको समझना पड़ता है कि ये सामने वाला किस, क्योंकि अब जितना एक प्रोफेशनल चीज़ें हो गई हैं, तो वो जो बेलोस चीज़ें जो है ना वो कम होती जा रही हैं, और वो जो बेलोस लोग जो दोस्त बने थे यूनिवर्सिटी में, वो डेफिनेटली उनका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रिश्ते भी
चंद एक ऐसे हैं जो बड़े बेलूस होते हैं, वो उनकी दस्तियाबी मुश्किल हो जाती है। ये भट्ट साहब अभी मिलने मिलाने का जिक्र आया, एक अहम मामला जो है वो ईद मिलने का है। ये गले क्यों मिलते हैं? गर्म जोशी वैसे तो पूरा साल आप तो जो है अदालतों में कचहरियों में गले पड़ते होंगे। जी बिल्कुल, हमारा तो बड़ा प्यारा सा उसमें सुना कि हमारे जो तकरीबन 3 इलेक्शन तो लाजमी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाद हाई कोर्ट, तो हमारा तो वैसे भी वकला का मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा है हमारे में। जैसे आपने बात की, मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मैं स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, लॉ कॉलेज की लाइफ, और फिर वकील, इतने ज़्यादा हमने दोस्त बनाए। जब हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो सारे दोस्त जो होते हैं ना वो हमारा अलम उठा के चल रहे होते हैं। हाँ। तो ये दोस्ती के जो रिश्ते हैं ना जी, ये बिल्कुल बेलोस होते हैं, बेलोस हैं। और इसमें बड़े वो लकी लोग होते हैं जो इसको चलते हैं। वकला में ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है कि इनमें रिलेशंस को जो है बहुत देर तक चलाया जाता है, क्योंकि हमने जब एक प्रोफेशन में आते हैं, एक ही शहर में तकरीबन हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है, तो बड़ा रिलेशन जो होते हैं ये बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट होता है वकला में। तो गले मिलने वाला मामला आपने नहीं बताया, हालांकि आप सियाने आदमी, मैंने सवाल भी आपसे इसलिए किया वरना मैं ये खोखर साहब से पूछने वाला सवाल है कि ये गले क्यों मिलते हैं? वैसे ये गले मिलने से भी मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। हाँ, लेकिन मिलना चाहिए। क्यों जी खोखर साहब, मिलना चाहिए? ये गले मिलने जेंडर की एहतियात से ये तो आपको मौलवी साहिबान फिक्र बता सकेंगे। और कासिम शाह साहब का कहना था ना जी, जो एक बार के मेरे में वालिद साहब से मिला, उनका एक पूरा उसमें है, वो गले मिलना जाता है ना सर, उसमें मोहब्बतों का एलिमेंट ज़्यादा होता है, आपको प्यार बढ़ता है। तो ये एलिमेंट इसीलिए जो है ना गले मिलने से बगैर अधूरी रह जाती है। ये एक वाहिद चीज़ है कि जो आप सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती, वरना अगर ये भी होता तो सोशल मीडिया पे भी हाथ भेज दिए जाते और ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाती। इसका भी कोई ना कोई तोड़ चलिए, कोई रस्म ऐसी है जो रह गई है जिसको सोशल मीडिया ने रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, बड़ा मंजर होता है कि वो ईद नमाज के बाद जो है वो सारे नमाजी एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और 3-3 दफ़ा जो है वो जपचे डाल रहे होते हैं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, पता नहीं ये रिवायत कहाँ से शुरू हुई, किसी हमें जो है वो स्कॉलर से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये रवायत जारी रहनी चाहिए, जारी बहुत प्यारी रवायत। इसमें आप जैसे ना जैसे सोशल मीडिया इसका मोहताज नहीं है, इसके लिए आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा। किसी ज़माने तो हम वो शेर भी पढ़ा करते थे ना, ईद का रोज़ है आज तो गले मिल रहे हैं जालिम, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ठीक है ना? अच्छा सर, आपकी ईद कैसे गुजरती है? ऑफिस में या घर में फैमिली के साथ किस तरह से ईद अपनी सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे जिस तरह के ईद के इवेंट्स होते हैं या कोई भी, तो वर्दी और हमारा तो चोली दामन का साथ है। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जो ड्यूटीज़ हमारी लगी होती हैं ईदों पे मौके, सबसे पहले तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना आवाम को कि वो सेफ और सिक्योर फील करें। और फिर डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा आपकी पोस्ट में। तो ये जो ईद मिल रहे होते हैं इनडिसिप्लिन हो गए, आपको फील नहीं होता कि ये यार सारा डिसिप्लिन तोड़ दिया, कुछ तरीके से मिले, तरतीब से मिले? कोशिश होती है कि जवानों के साथ हमारे तमाम ऑफिसर जो है वो अक्सर पुलिस लाइन में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मिलकर नमाज़ पढ़ी जाती है, ड्यूटी चेक की जाती है, और शोधा की फैमिली को नहीं भूला जाता। हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह मुल्तान पुलिस की तकरीबन 41 के करीब शोधा है, उनकी फैमिलीज़ को मदद कोशिश किया जाता है कि जो इनिशियल का टाइम है वो उनके साथ सर्व किया जाए, उनके बच्चों को वो उनकी कमी ना महसूस होने दी जाए उनके पेरेंट्स। तो सर फैमिली के लिए फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं? उनको तो शिकायत की मेरे ख्याल में अंबार लगे हुए होंगे। पुलिस ऑफिसर्स की या जो कांस्टेबल से लेके हायर ऑफिसर तक फैमिली लाइफ सफ़र करती है, कहीं सफ़र करती है। ये एक थोड़ा सा सफ़र आपको मज़ीद करना होगा, मैं एक ब्रेक लेना जी चाहूँगा, जी फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ जैसे हम मना रहे हैं और बुखारी साहब भी मेरे साथ हैं और हमारे साथ 3 गेस्ट हैं, और पुलिस वालों की ईद कैसे गुजरती है और वो फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, इस बात पे थे। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बाकी पुलिस वाले हैं उनकी फैमिली भी अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे इनकी लाइफ गुजरती है। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप सर? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रेक से पहले कि जो है फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं हर पुलिस ऑफिसर की जो है वो सफ़र करती है, तो इसको मैनेज करना पड़ता है कि एक बैलेंस रहे, कहीं ना कहीं आपको वो एक इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ता है कि ईद पे छुट्टी मिल जाती है, मुश्किल काम, मुश्किल होता है मिल जाती है लेकिन मुश्किल। अच्छा, अगर ईद पे छुट्टी नहीं मिली तो फिर ईद से हट के आप कोई कठी छुट्टी लेके जाते होंगे?
ऐसी है कि ईद वाले दिन या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उस पर स्टेशन पे रहें और उसके बाद कोई वो भी ये नहीं है कि कोई आपको अगर आप ये इस तरह की नरमी नहीं होती कि अगर ईद पे आप नहीं गए तो आपको कोई ज़्यादा छुट्टी मिल जाएगी 1-2 दिन के लिए बाद में आप। अच्छा हाँ ज़ाहिर है एक मुश्किल लाइफ है आपकी, जो भागदौड़ होती है, मेहनत होती है, उसका नतीजा होता है कि हम अपनी ईद सुकून से गुजार रहे होते हैं और आप मुतारिक होते हैं तो हम निस्बतन जो है अपने आप को आसूदा महसूस करते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये आपकी कुर्बानी जो है वो आप इसे ऐसे समझें कि हमारे लिए यही ईदी है आपकी तरफ से। हमारे लिए भी इसी में खुशी होती है कि अगर अवाम पब्लिक खुश तो फिर हमें वो एक रिवार्ड मिल जाता है कि अगर शहर में अमन है, सुकून है, लोग एंजॉय कर रहे हैं तो इसी में हमारी खुशी होती है। मुझे ये देखें ना, बड़ी अहम बात है कि हमारे फोर्सेस के लोग जो है बॉर्डर्स पे वो इस मौके पे इस त्यौहार में भी अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद होते हैं और अपने उसकी जो फॉर्मल लाइफ है उसके अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं। ये सारा कुछ ज़ाहिर है आवाम के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा खोखर साहब, कुछ मशवरा दें कि हम अपनी ईद को किस तरह मज़ीद कलरफुल कर सकते हैं, सेलिब्रेशन बेहतर कर लें, बढ़ा लें, कैसे क्या किया जाए? डेफिनेटली कि इसका ईद जैसे अभी सारी डिस्कशन में हुई बात, ईद नाम है खुशियाँ देने का, खुशियाँ बांटने का। और आप किसी को जब खुशियाँ देते हैं ना तो डेफिनेटली आपको खुशियाँ मिलती हैं। किसी ख़ास तौर पर मेरा एक मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि ऐसे जो महरूम तबकात होते हैं अगर उनके चेहरों पे कोई खुशी आ जाए, आप अपनी खुशियों में उनको शामिल कर लें। किसी की वजह से आपकी वजह से किसी घर का चूल्हा जल जाता है या किसी पर्टिकुलर उनमें आप खुशियाँ बांट देते हैं तो यकीनन वो खुशियाँ लौट के आपकी तरफ ही आती हैं और यही एक ईद का एक पैगाम होता है। ठीक है, तो इसको व्हाट्सअप कैसे हम बढ़ा सकते हैं? जैसे चलिए खुशियाँ तो बांटी जाए, एक तो ये ज़रिया हो गया ना जी, बच्चों को ईदी दे दी, अब ये खुशियाँ बड़ों में भी बांटनी है, क्या करेंगे? इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कुछ लोग हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हमारी तो खैर सोसाइटी में चूँकि हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है हमारे हमसायों में, कचहरी में, दीगर ऐसे लोग जो रूटीन में इतनी इनकम नहीं कर रहे होते हैं, उनको शामिल करने के लिए उनको शामिल करना चाहिए। हम उसी कोशिश करते हैं और कोशिश होनी भी यही चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो आप समझ रहे होते हैं कि जो ना किसी से मांग सकते हैं, उनको शामिल करना मेरा समझता हूँ बहुत ज़रूरी होता है और इसको इन्हीं को शामिल करना चाहिए। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हो जाती हैं, फिर उनकी खुशियों से हमारी फैमिलीज़ को खुशियाँ मिलती हैं। एक रेसिप्रोकल से प्यार मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने हमें किसी दीगर ज़राए से भी दिया, जैसे फतराना वगैरह, ये सारा ये इसी पर्पज़ के लिए कि आप उन लोगों को शामिल करें जो आपको नजर। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से माशरे में, हम जिन सोसाइटियों में रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी खुशियाँ जो हैं। ईद वाले दिन बेगम को और बच्चों को साथ लिया और किसी के घर चले गए, इससे उसकी खुशी में इजाफा होगा या कमी होगी? हाँ, अगर आप उसके रिश्तेदारों की तरफ ले जाएं तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, वैसे तो देखिए ना कैसा कारगर नुस्खा बताया कि अगर बेगम के रिश्तेदारों की तरफ ले जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे ये देखिए दोनों तरफ ही होता है, कभी आप उनके रिश्तेदारों की तरफ जा रहे होते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों की तरफ, और ईद है ही यही मिलने मिलने का। वैसे भी ये दूसरा दिन है, ये ससुराल का डे है ना। नहीं, ये हर जगह फिक्स नहीं होता। अब जैसे हमारे यहाँ ईद का दूसरा दिन जो होता है सारी बहनें हमारी तरफ आती हैं। अच्छा, तो सबका तो आपका ससुराल डे क्या होता है? ससुराल तीसरे दिन के लिए तीसरे दिन किसी का पहला दिन भी हो नहीं हुआ ससुराल डे। पहला दिन भी हो सकता है। नहीं, ये शिफ्ट होता रहता है जब शादी नहीं होती ये है तो- डंडे पर मुनसर है। अच्छा, इसका ये मतलब आपकी भी पॉलिसी भी है ना कि आप जितना अपने घर खुश रखें तो आप खुद भी खुश रहेंगे। अगर आपकी फैमिली खुश है, आपके नज़दीक, वो आप भी खुश रहेंगे। तो बच्चे भी हैं वो इसी तरह अपने कज़न्स वगैरह को मिल के ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। हाँ, वो इसी तरह होता है, ईद में कभी आप जा रहे होते हैं, कभी वो आपके घर आ रहे होते हैं। वैसे मेरा पहला दिन जो होता है वो मेरे बहन भाइयों की तरफ होता है, ससुराल की तरफ भी जाते हैं। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने मेरी तरफ आ जाना होता है, मेरे बहन भाई जिन्होंने। तो इस तरह ये कभी तीसरे दिन, लेकिन पहला दिन होता है इसी तरह। हमारी एक रवायत रही है, जो वाहिद साहब वालदा याद थे, तो हमेशा सेवइयाँ पकती हैं घर में जी ईद वाले दिन? कौन सी सेवइयाँ? सेवइयाँ भी कई किस्म की ना, एक तो आजकल बाजारी आ गई हैं, फिर वो जर्दा यहाँ इस सेवइयाँ खित्ते में हैं, वो कोई दूध वाली जवे सेवइयाँ हैं, हैं। वो मोटी सेवइयाँ हैं। क्या शीर खुरमा है, क्या शौक से मैं खाते शीर हैं? खुरमा शौक से पसंद करता हूँ। मतलब तो वैसे मीठा अच्छा लगता है या नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता इवन देन के मैं शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मीठा ही अच्छा लगता ला है? वाला शुगर मीठा पेशेंट को तो डेफिनेटली मीठा ही अच्छा लगे। है। मीठे में अपनी एक मिठास जो होती है वो अपने से है। आप देखें कोई भी आप खाना खा लें, अगर आपको मीठा ना खाएं तो वो उसका
तो मज़ा अच्छा, नहीं आप आता। ईद नमाज के बाद आके सबसे पहले मीठा खाते हैं और ये उसमें से छोटी ईद में तो होता है ना कि हमने ईद नमाज से पहले मीठा खा के अच्छा, जाना पहले है। खाना। ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक सुन्नत है भी है ये कि छोटी ईद ईद उल फितर वाले दिन आपने मीठा खा के जाना, और जब ईद बड़ी ईद है ईद उल ज़ुहा में, फिर आपने ईद की नमाज के बाद आके जो है वो फार्मूला ये है कि मीठा खा के जाएं, वापस आके मीठा खाएं, दोपहर को खाएं, शाम को नहीं, ईद के तो खाते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, इसलिए ना बस ज़रा थोड़ी सी एहतियात कर लें कि वो, एहतियात- लेकिन ईद पे वैसे खाना भी ज़्यादा अगर आप dishes 3 भी- दिन एहतियात ना करें तो कोई हर्ज नहीं। पर साहब आपको जो है ना इजाज़त है, कल हमने 2 डॉक्टरों से फतवा भी दिलवाया है कि जी आप बदपरहेजी कर लें, कुछ नहीं होगा। वो वैसे कहते हैं भी- जी आना तो हमारे पास ही है ना आपने। 29 या 30 दिन के आप रोजे रखते हैं, हाँ। उसकी वो बरकतें कुछ होती हैं। गुंजाइश भी, हाँ, गुंजाइश बनी भी होती है। थोड़ी सी होती है और हाँ। मन भी कर रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो रमजान शरीफ में नहीं मिल रही होती ये है। देखें ना, शुगर का मरीज सारे बहाने ढूंढते हैं। सर आप ईद वाले ये दिन क्या मिठाई में ना सबसे कम मीठा किस चीज़ में होता है? वैसे मिठाई में वो कैसे है ना, बालूशाही ये ज़्यादा होता है, लेकिन जो है मीठा सब में ही होता है। लेकिन जिसमें ज़्यादा मीठा होता है उसका ज़्यादा मज़ा आता है। आप खोके साहब आप हाँ, सवाल करना मैं चाहते यही हैं? कह रही थी कि आपको ईद वाले दिन क्या अच्छा लगता है, या स्पेशली आप क्या बनवाते हैं ईद वाले दिन? मैडम वही होता है कि सेवियाँ एक जो ट्रेडिशनल जो ईद की डिश होती है, जब ईद नमाज पढ़ के घर आते हैं तो पहली जो चीज़ होती है वो सेवियाँ होती हैं, और डेफिनेटली वो तो एक कंपल्सरी हर चीज़ का वो हिस्सा बन जाता है। ईद के जो 3 दिन होते हैं, जहाँ भी जाएं, अगर खाना खाना है तो उसके बाद सेवियाँ, सुबह का नाश्ता उस दिन सेवियाँ ही होती हैं, और वो 3 दिन खूब सेवियाँ खा के जो एक वॉक एक्सरसाइज से अपने आप का वो जो कैलोरीज बर्न की होती हैं, वो तो ईद के 3 दिनों में से 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो सर मेन कोर्स में क्या बनवाते हैं कि ये कुछ डिश मेरी फरमाइश करते हैं हाँ, कि कि जी ये बेगम बनना साहब, चाहिए ये आज। बनना चाहिए, ईद है ना तो ये खाना चाहिए। सॉरी, कोई भाई आज ईद है ना तो आज ये बनाना चाहिए, हमें घर में ना ये खाना चाहिए। डेफिनेटली वो सेवियों तो के एक जो होती है टिपिकली, डेफिनेटली अब जैसे मैं मेरे घर में शोरबे वाले सालन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाता है। डेफिनेटली वही जो होता है वो तो एक बिग मात को पता होता है कि क्या इनकी फेवरेट डिश कौन सी है, पूरे घर में डेफिनेटली वो तो बनती हैं। बट टिपिकली ईद के जो पकवान होते हैं उनका खास तौर पर इंतजार होता है, जो ईद के दिनों में बनते हैं वो सेवियाँ होती हैं। सर फिर आप खुद भी कुकिंग वगैरह करते हैं? नो 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 नो, नेवर नेवर। कभी ट्राई किया आपने? बस एक बहुत ज़्यादा अगर किया तो चाय बना दी, अच्छा। या अब जब यूनिवर्सिटी लाइफ में होते थे कभी हॉस्टल वगैरह में तो एक अंडा बॉईल कर लेते थे और एक चाय का कप बना लेते थे, दैट इज एनफ। अच्छा, इसके अलावा इसके आपने अलावा कभी कभी हिम्मत नहीं की। अच्छा। हिम्मत नहीं की, गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है कि भी इस तरफ जाया जाए और कोई आगेज हो जाए। तो ये वैसे ऐसा सब किसी घर में जाएं हम मिलने के लिए और आगे दाल पका के रख दी जाए, कैसा महसूस होता है? ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं। हुआ नहीं? अच्छा, ईद के मौके पे कह रहे हैं ना। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं। वैसे दाल अगर हो तो अच्छी तो मुझे लगेगी। तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि अगर वैसे भी रमजान में आप टिपिकल चीजें खा खा के दाल ऐसे- इस वक्त बड़ा जो है ना वो फैसिनेट कर रही है। बेस्ट है। अभी आपने नाम लिया तो मजा आ गया। और वैसे भाई साहब दाल इतनी गई गुजरी कुछ नहीं है, अगर बस दाल पकाने वाला पकाने वाला अच्छा आप वो और देखिए ना साथ चावल लाहौर हो जाए में उधर जो बुर्जी पे वो खान बाबा जो है, अब उसकी दाल में तो अक्सर कोशिश होती है कि दिन में 1-2 दफा जरूर वो दाल खाते थे हम जब भी लाहौर होते थे। डेफिनेटली दाल को इतना लगता नहीं है। बस दाल का जिक्र आया तो फिर एक ब्रेक बनती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ गुजार रहे हैं और मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं। पता नहीं आपने घर में क्या बनाया। एक अच्छा मौका है कि आप जो मर्द हजरात हैं वो किचन का रुख करें और अगर ख़ुद कुछ नहीं पका सकते तो बेगम साहबा की मदद करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको घर में सुकून मुयसर होगा और दूसरा थोड़ा बहुत जो है वो खाना पकाना भी आ जाएगा। ज़रूरत के तहत अगर पकाना भी पड़े तो आप पका सकते हैं। और बच्चे भी जो है ना वो अगर वालिदैन से फरमाइश करें, वालिद से फरमाइश करें कि आज आप पका के खिलाएं, तो मेरा ख्याल है बच्चों की बात नहीं टाली जा सकती। तो ज़रूर आना चाहिए, हुनर है और सब लोगों को आना चाहिए। क्यों ये सर? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में ये तो जीने के लिए ये स्किल सबको आनी चाहिए। आपने हॉस्टल लाइफ गुजारी होगी या नहीं? इस कर रहे हैं फिर तो आप हॉस्टल लाइफ जब CSS किया था तो वो कोई हम 1.5 महीना जब एकेडमी में रहे थे। अच्छा, एकेडमी में तो खैर वो हाँ, नहीं आई। ऐसे- मतलब जो हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं उनको कोई ना कोई इत्तेफाक ज़रूर हो जाता है कि वो खाने पकाने के मैं इस लिहाज से अच्छा, बज़ाहिर ये क्योंकि सब खाना पकाना हम इसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, भट्ट साहब आप सियाने आदमी हैं, लेकिन ये बड़ा जो है टेक्निकल साइंसी काम है।
ये आसान बात नहीं है खाना ऐसे ही है, बनाना। आप लज्जत लाते हैं, वही चीज़ जो सबके सामने रख दी जाए, लेकिन अगर आप उसमें लज्जत पैदा करते हैं तो ये बड़ी बात है। तो ये मर्दों को भी सीखना चाहिए भाई साहब। नहीं, वैसे ये जो हमारे जो ट्रेडिशन में है ना, वो तो बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी कोक साहब बात करें दाल की, तो ये करें ये दाल चावल के जो बात है, उसमें दाल में गोश्त बड़ा डालता है, वो कश्मीरी खाते हैं ना जी। तो लाहौर में ये बड़ा, वो लक्ष्मी बेबी और बड़ी जगहों पे इस्तेमाल है, वो कश्मीरी दाल चावल, उसमें तो गोश्त भूल भी गए कि शामिल होता आप व्हाट्सएप मुझे आपने कहा कि मर्दों को सीखना चाहिए, सारे शेफ तो हैं ही मर्द। हाँ। अच्छा, ये आपने सोचा है कि ये सारे शेफ मर्द क्यों हैं? कोई रीज़न होगी ना कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो किसी खातून को शेफ नहीं रखता हैं लेकिन कम हैं। नहीं, बर्ड ना हाँ, ना होने के तो क्या वजह क्या है? उसकी वजह मैं यही समझता हूँ कि वो जो कमाने की जिम्मेदारी जो होती है बेचारे हमारे माशरे में मर्द की, तो वो कमाने के लिए चाहे आपके पास ज़्यादा होती हैं। क्यों भाई साहब, आपकी राय क्या है कि जी खवातीन का खाना जो कि हमने घर में खाना होता है, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। जो बाहर में आते हैं तो फिर पता चलता है कंपटीशन जो है ना वो मर्द शेफ ज़्यादा है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि खातून जो है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी, बहुत अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन अगर उसे कहें कि ये बिल्कुल ऐसा ही खाना दोबारा बना के दिखाएं तो वो नहीं बना सकेगी, या उससे ज़्यादा अच्छा बना लेगी या उससे कम अच्छा बना लेगी। जो मर्दों के अंदर क्वालिटी है कि आप उसको डिटो कर लेंगे, ठीक है, वो रेस्टोरेंट में वो डिटो ही चलना होता है कि जैसा खाना है जो एक स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो मर्दों के अंदर ये सलाहियत है कि वो उसी तरह का खाना दोबारा बनाएंगे। बुखारी साहब माशाल्लाह, जैसे आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत फिट आदमी हैं, आपको हम देखते हैं। अच्छा, ये भी है कि जिन घरों में खाना बड़ा टेस्टी बनता है, वो जैसे बट सब सेहतमंद आदमी है या मैं जैसे सेहतमंद आदमी हूँ, वो इसकी रिफ्लेक्शन होती है। माशाल्लाह, आप स्मार्ट लोगों को देख के यकीनन के घर में हमारी भाभी भी कुछ ऐसा बनाती होंगी कि आपकी डाइट वगैरह लगता है कंट्रोल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए बड़ा आसान नुस्खा है। अच्छा, आप 1 घंटा वॉक करें, 1 घंटा स्विमिंग करें और खाने में थोड़ी सी एहतियात करें तो आप इसी तरह स्मार्ट हो जाएंगे। क्यों सर? ऐसे ही अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो है ना हमने अच्छा, एक एलिमेंट जो है ना वो जो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में, वो स्विमिंग का है कि हमारे लोग जो है बाकी तो सारे काम कर रहे हैं लेकिन स्विमिंग नहीं आती किसी को। हालांकि ये दुनिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, हर आदमी स्विमर होता है। बेशतर लोग जो है वो स्कूलों से, स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं स्विमिंग और हमारे यहाँ फोर्सेस में नहीं है आम पब्लिक। एक एलिमेंट मिसिंग है, जैसे स्विमिंग तो आपने कहा जिस तरह इतनी वो कॉमन नहीं है, बट एट द सेम टाइम चलो अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती तो एटलीस्ट आप जिस तरह आपने कहा ना 1 घंटा कम अज़ कम अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो वॉक की सूरत में है, जॉगिंग की सूरत में है, जिम की सूरत में है, तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में। दूसरा ये है कि अगर हम इसमें भी ये सोचेंगे कि हमने फॉर्मल 1 घंटा गुजारना है तो शायद मुश्किल हो जाएगी। आपको जब भी मौका मिले आप पैदल चलें, जब भी मौका मिले। छोटे मोटे काम जो है ना आज के जब से ये जो बात कर रहे थे हैदर साहब कि डेफिनेटली की जो हम जितना एक जो हम कर रहे हैं सारा दिन काम, वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा जो जैसे हम वॉक करते हैं अपने लिए या स्विमिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, वो 1 घंटा वो ज़ाती ही अपनी ज़ात के लिए होता है। डेफिनेटली हम सब कुछ करें बट अपने आप को इग्नोर ना करें। अच्छा, ये एक तो ये है कि हमारे यहाँ सेहत की सूरत हाल पाकिस्तान में कोई अच्छी नहीं है। शुगर पेशेंट्स की तादाद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एक तो हमने लोगों से पैदल चलना छीन लिया। लोग जो पैदल चलना भी चाहते हैं तो उनको पैदल चलने के मौके मुयसर नहीं है। मतलब मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ से बाहर निकलें सड़क पर और 200 मीटर पैदल चल के दिखा दें, आपको कहीं सड़क पर चलेंगे और वल्नरेबल होंगे। दूसरा ये है कि साइकिल का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो दुनिया में मौजूद है। अभी भी बड़े शहरों में आप विज़िट पर जाएँ तो आपको किराए पर साइकिल मिल जाता है, आप दुनिया में घूम के आए। किसी ज़माने हमारे यहाँ भी साइकिल किराए पर मिलता था, बड़ा बच्चों का ये बड़ा मुश्किल होता था किराए की साइकिल लेके निकल। वो 1 रुपया घंटा होता था उस वक्त, और उसके ऊपर साइकिल लेके क्या वक्त था वो साइकिल को आप इंजॉय करके। मैं एक दफ़ा यहाँ से साइकिल किराए पर लेके तोसा गराज तक गया जी। आप देखें ना जी, वो तो काफ़ी दूर है। हाँ, तो ये जो है वो ज़िंदगी है वो जो छिन गई हमसे ना। और अभी बच्चों को भी हम ना अपने बच्चों के बारे में खुद बहुत कॉन्शियस हो गए और उनको गैर महफूज तस्वर करने लग गए। हम घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनकी अपनी लाइफ नहीं रही। वो हमारे जो हमने एक आर्बिट बना दी है, उनकी ज़िंदगी भी उसी आर्बिट के अंदर महदूद हो गई है। अदरवाइज़ आप पीछे चले जाए तो बच्चे और बच्चियाँ
वो खुद घरों से बाहर निकल जाती थी अपने गली मोहल्लों में खेलते गली मोहल्लों थे, में सही पॉइंट आउट किया साइकिल आपने। सर, आजकल ये स्क्रीन- ये वो सारी आपको पुरानी यादें ध्यान में आने लगी हैं जो कि अब मिसिंग है, जो अब आप देखते नहीं हैं। जा हाँ, तो जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है हम भाग के दरवाजे पे जाते हैं, उसको वापस अंदर खींच लाते हैं, वो नहीं जाना आपको। उसमें बुखारी साहब वो भी था कि उस वक्त ये वाली चीज़ नहीं थी। स्क्रीन टाइम अब बहुत ज़्यादा अब बच्चे बेसिकली हमें जो बच्चों को हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी होती थी, हम खेलते थे, तरह तरह की गेमें थी जो उनके अब नाम भी खत्म हो गए और एग्जैक्टली, और वो सब कुछ हम करते थे क्योंकि ये नहीं था। अब हमारे बच्चों को ये मोबाइल मिल गया और सारी दुनिया इसमें बंद हो गई। वो हर तरह की आजकल के जो माँ बाप हैं उन्होंने भी जान छुड़ानी होती है, बच्चों को टैब लेके दे दिए ताकि हमसे दूर रहें। तो मेन जड़ जो है इसको कंट्रोल करने में है। डेफिनेटली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वापस आ जाएंगी हमारे बच्चों की। अच्छा, वो ऐसे खेल भी होते थे जिनके लिए वसाइल नहीं चाहिए होते थे। गुल्ली डंडा खेलना है तो गुल्ली भी खुद ही बना ली और डंडा भी खुद ही बना और लिया। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं होगा वो क्या था। क्या Exactly. अच्छा, गुल्ली डंडा, इसके अलावा पिटू गुरम एक होता हाँ, था उस हाँ, जमाने में। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें थी उस पर। और उसमें सब में देखे ना बड़ी फैसिनेशन है। अच्छा, हमने ना बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी में उनको नफ़रत की निगाह से देखा। जैसे बच्चे गोलियां खेल रहे होते थे तो हम हमेशा उनको बुराई समझते थे, लेकिन आज आप देखें ज़रा गौर करें तो उनका निशाना अच्छा हो रहा है, उसमें कोई बुराई तो नहीं नज़र आती है कि ऐसी क्या बुराई थी। या कोई डाइजेस्ट पढ़ते थे तो उस वक्त जो है बड़ा बुरा महसूस किया जाता था कि ये डाइजेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हालांकि उन डाइजेस्ट ने बहुत बच्चों की तरबियत की है, रीडिंग आज की वो हैबिट missing है। डेवलप की है। आपके साथ अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त महदूद है। तो आप तीनों साहबान का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अच्छा मज़ा आया, गपशप हुई। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के इस मरले का वक्त ख़त्म हुआ है, अगले मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए।